भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। हम इन्हें एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो क्या आप इस ज्ञान की परीक्षा के लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए। हमारा पहला सवाल भारत की उस पहचान से जुड़ा है जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। अच्छा। प्रश्न 1, ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपके विकल्प हैं ए, इस्पात और लोहा, बी, हस्तशिल्प वस्त्र और कीमती पत्थर, सी, ऑटोमोबाइल, या डी, कागज और लुगदी। ये तो काफी सीधा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, हस्तशिल्प वस्त्र और कीमती पत्थर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो उसकी बेहतरीन कारीगरी थी। कारीगरी मतलब हाथ का हुनर। हाँ, हाथ का हुनर। यहाँ के जो हाथ से बने कपड़े थे, खासकर बंगाल का मलमल। ओह, मलमल का तो जिक्र आता ही है। और कीमती पत्थरों का काम, ये पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं था, बल्कि एक तरह से औद्योगिक शक्ति केंद्र था। अच्छा। जहाँ की कारीगरी की मिसाल दी जाती थी। बाकी विकल्प जैसे इस्पात, ऑटोमोबाइल, ये सब उस समय भारत के मुख्य उद्योग नहीं थे। बिल्कुल सही। अब कृषि की बात करते हैं, जो उस समय भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो थी ही। हाँ, थी तो प्रश्न 2, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में ठहराव का मुख्य कारण क्या था? ए, कच्चे माल की कमी, बी, भूमि बंदोबस्त प्रणालियां जैसे जमींदारी प्रथा, सी, भारी वर्षा, या डी, श्रम की कमी। इसका मुख्य कारण था बी, भूमि बंदोबस्त प्रणालियां। जमींदारी प्रथा। जी, जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने इसे लागू किया, जहां जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। और उनका फोकस सिर्फ लगान पर था। बिल्कुल, उनका मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना, ना कि खेती में सुधार करना। इससे किसानों पर बोझ बढ़ता गया और कृषि में कोई निवेश नहीं हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में आप कह सकती हैं एक तरह का ठहराव आ गया। समझ गया। कृषि के बाद अब आधुनिक उद्योग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए, 1907, बी, 1869, सी, 1947, या डी, 1921? इसका सही जवाब है ए, 1907। 1907। हाँ, 1907 में टिस्को की स्थापना भारत के औद्योगिक इतिहास में एक मील का पत्थर थी। ये उस दौर में कुछ गिने चुने आधुनिक उद्योगों में से एक थी जो भारतीयों द्वारा शुरू की गई थी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, ये उस समय की शुरुआत थी जब भारत में भारी उद्योग की नींव रखी जा रही थी। बहुत बढ़िया। अब वैश्विक व्यापार पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया के नक्शे को ही बदल दिया। आप स्वेज नहर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। प्रश्न 4, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से क्या प्रभाव पड़ा? ए, भारत के व्यापार पर ब्रिटेन का नियंत्रण कम हो गया, बी, अंग्रेजों के लिए परिवहन लागत बढ़ गई, सी, भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया, या डी, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध शुरू हुए। देखिए, इसका जवाब बहुत साफ है। सी, भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया। हाँ, स्वेज नहर ने ब्रिटेन और भारत के बीच का जो समुद्री रास्ता था उसे बहुत छोटा कर दिया। समय और पैसा दोनों बचे। बिल्कुल, माल लाने ले जाने का समय और लागत दोनों कम हो गई। इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को मिला और उन्होंने भारत के विदेशी व्यापार पर अपनी पकड़ और भी कस ली। हाँ, और भी मजबूत कर ली। कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाना और वहां से तैयार माल भारत के बाजारों में लाना और भी आसान हो गया। आर्थिक स्थिति का सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। जी। प्रश्न 5, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औसत जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग कितनी थी? ए, 69 वर्ष, बी, 50 वर्ष, सी, 44 वर्ष, या डी, 32 वर्ष? ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है, लेकिन इसका सही उत्तर है डी, 32 साल। सिर्फ 32 साल? हाँ, सिर्फ 32 साल के आसपास। कुछ स्रोतों में ये 44 साल भी बताया जाता है, लेकिन 32 साल का आंकड़ा जो है वो व्यापक गरीबी,
कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को दिखाता है। ये तो दिखाता है कि आम भारतीय का जीवन कितना कठिन और कितना छोटा था। बिल्कुल। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत की बात करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ। एग्जैक्टली। प्रश्न 6, धन के निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए, भारत में सोने और चांदी का आगमन। बी, भारत के निर्यात अधिशेष का उपयोग ब्रिटिश खर्चों के भुगतान के लिए करना। सी, भारतीय उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। या डी, बाढ़ से भारतीय कृषि का विनाश। इसका सबसे सटीक अर्थ है विकल्प बी। जी। धन का निष्कासन का मतलब था कि भारत व्यापार तो करता था, उसे निर्यात से फायदा भी होता था, जिसे हम एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। तो फायदा होने पर भी देश गरीब क्यों हो रहा था? क्योंकि वो फायदा भारत में वापस निवेश नहीं होता था। इसके बजाय उस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन अपने प्रशासनिक और सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए करता था। ये भारत की संपत्ति का एक तरफा हस्तांतरण था, जिससे भारत लगातार गरीब होता गया। मतलब हमारी ही कमाई से वो हम पर ही शासन कर रहे थे। एक तरह से हाँ। अब भारत की जनसंख्या के इतिहास पर एक सवाल। अच्छा। प्रश्न 7, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है? ए 1947, बी 1907, सी 1921 या डी 1850? इसे महाविभाजन का वर्ष कहते हैं और ये वर्ष था सी 1921। 1921। ऐसा क्यों? देखिए, 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ती थी तो कभी महामारियों और अकालों के कारण घट जाती थी। मतलब स्थिर नहीं थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन 1921 के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में मामूली सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई और भारत की जनसंख्या लगातार और तेजी से बढ़ने लगी। इसीलिए ये वर्ष एक विभाजक रेखा माना जाता है। दिलचस्प। स्वास्थ्य की स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अगला सवाल। प्रश्न 8, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म कितनी थी? ए 28, बी 100, सी 218 या डी 150? ये एक और दुखद आंकड़ा है। सही जवाब है सी 218। 218 जी। प्रति 1000? जी, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 218 की मृत्यु हो जाती थी। यह संख्या उस समय की भयावह स्वास्थ्य स्थिति, स्वच्छता की कमी और गरीबी को दर्शाती है। आज की दरों की तुलना में तो ये अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए अब वापस भारत के प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग पर आते हैं। जी, मलमल पर। हाँ। प्रश्न 9, बंगाल में उत्पादित मलमल की सबसे बेहतरीन किस्म को किस नाम से जाना जाता था? ए खादी, बी मलमल, सी कैलिको या डी शिफॉन? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर सबसे बेहतरीन किस्म को मलमल ही कहते थे। तो सही उत्तर है बी मलमल। अच्छा, तो मलमल एक जेनेरिक टर्म भी था और खास किस्म का नाम भी? हाँ, मलमल एक सामान्य शब्द है, लेकिन बंगाल के ढाका में बनने वाली जो मलमल थी वो इतनी बारीक और उम्दा होती थी कि उसे शाही वस्त्र माना जाता था। उसकी गुणवत्ता बेजोड़ थी और वही भारत के वस्त्र उद्योग की असली पहचान थी। लेकिन इस महान उद्योग का क्या हुआ? अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 10, अंग्रेजों द्वारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जी। ए भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, बी भारत में बेरोजगारी कम करना, सी भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश तैयार माल का बाजार बनाना, या डी भारतीय हस्तशिल्प का यूरोप में निर्यात करना? उनका मुख्य उद्देश्य था सी, भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश तैयार माल का बाजार बनाना। हाँ, ये एक दोहरी रणनीति थी। पहला, भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे कपड़ा उद्योग को खत्म करना ताकि ब्रिटेन के कारखानों में बने कपड़े के लिए कोई कंपटीशन न रहे। और दूसरा, भारत से कपास जैसा कच्चा माल सस्ते में खरीदकर ब्रिटेन भेजना और वहां से तैयार माल लाकर भारत के ही बाजारों में महंगे दामों पर बेचना। एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। अब शिक्षा की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। जी। प्रश्न 11, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट किससे कम थी? ए 50%, बी 25%,
सी 16% या डी 10%? इसका सही उत्तर है सी 16%। 16% से भी कम। हाँ, कुल साक्षरता दर 16% से भी कम थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी कम, लगभग 7% थी। 7%? जी, ये दिखाता है कि ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के प्रसार पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। और हमारा आखिरी सवाल, कृषि में एक और बड़े बदलाव के बारे में। व्यवसायीकरण। बिल्कुल। प्रश्न 12, कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर करना था? ए, खाद्य फसलें जैसे चावल, गेहूं। बी, नकदी फसलें जैसे नील, कपास। सी, सब्जियां। या डी, फल। इसका मतलब था बी, नकदी फसलें जैसे नील और कपास उगाने के लिए मजबूर करना। कैश क्रॉप्स। हाँ, कैश क्रॉप्स। किसानों को चावल और गेहूं जैसी खाद्य फसलों की जगह नील, कपास और जूट जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था या मजबूर किया जाता था। इन फसलों की जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को थी। और इसका नतीजा अकाल के रूप में सामने आया होगा। बिल्कुल, इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अनाज का उत्पादन कम हो गया और अकाल की स्थिति और भी गंभीर हो गई। तो ये थे कुछ सवाल, लेकिन इनके जवाबों ने हमें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक तस्वीर का एक साफ खाका दे दिया है। हमने देखा कि कैसे एक समृद्ध हस्तशिल्प वाला देश कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रह गया। बिल्कुल, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो यह एक सोची समझी आर्थिक नीति का परिणाम लगता है। कोई हादसा नहीं था ये। नहीं, इसका मकसद साफ था, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन को समृद्ध बनाना, चाहे उसकी कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को ही क्यों न चुकानी पड़े। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, इन सभी आर्थिक बदलावों का आज के भारत पर क्या असर दिखाई देता है? एक जरूरी सवाल है। क्या हमारी आज की आर्थिक चुनौतियों की जड़ें उस औपनिवेशिक दौर में छिपी हैं? इस पर सोचना जरूरी।